हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यू का पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक की वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको ऑथर्स दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें आपको कुछ बुक्स दी हुई हैं, तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। जैसे पहला है अन्ना अरेंट जो बुक लिखते हैं द ह्यूमन कंडीशंस बुक लिखते हैं। फ्रांस फैनन की बुक है रेज्ड ऑफ द अर्थ। ठीक। माओ तेशांग तंग जो लिखते हैं बुक, ये लिटिल रेड बुक लिखते हैं माओ। और जॉन के गैल्बर्ट जो बुक लिखते हैं वो लिखते हैं एफ्लुएंट सोसाइटी बुक लिखते हैं। यानी आपको जो करेक्ट आंसर होगा ए का फोर्थ होगा, बी का सेकंड, सी का वन और डी का थर्ड, यानी थर्ड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। अन्ना अरेंट बुक लिखते हैं द ह्यूमन कंडीशन 1958 में ये बुक लिखते हैं। फ्रांस फैनन जो बुक लिखते हैं द रेस्ड ऑफ द अर्थ बुक लिखते हैं 1961 में लिखते हैं। माओ तेशंग जो लिखते हैं बुक, ये लिटिल रेड बुक लिखते हैं 1964 में। और जॉन के गैल्ब्रेथ जो बुक लिखते हैं द अफिलियंट सोसाइटी लिखते हैं 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following rejected the scientific determinism and advocate political and intellectual struggle? तो इनमें से कौन से थिंकर हैं जो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट करते हैं और साथ ही साथ वो सपोर्ट करते हैं या एडवोकेट करते हैं पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल को? तो ये है एंटोनियो ग्राम्सी। ठीक ना। तो एंटोनियो ग्राम्सी जो है ये साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। इनका जो मानना है कि जो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म होता है, यानी कि जो पूर्व निर्धारित चीजें होती हैं, सब साइंस बता सकता है कि कौन सा इवेंट क्यों हुआ है, तो इसको रिजेक्ट करते हैं। बल्कि वो मानते हैं कि जो भी इवेंट्स होते हैं उनका एक पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल के कारण हम उसको समझा सकते हैं। साथ ही साथ ग्रामसी जो है वो बुर्जुआजी हेजेमनी को भी चैलेंज करते हैं, उसके लिए काउंटर हेजेमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं। उनका मानना है कि ये काउंटर जो हेजेमनिक होगा वो इंटरेस्ट के होगा, प्रोलेटारिएट के, यानी सर्वहारा वर्ग जो होगा उनके द्वारा ये उनके इंटरेस्ट में होगा और ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के द्वारा और थ्योरीज के द्वारा ये काउंटर हेजेमनिक लाया जाना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज ऑफन पोर्ट्रेट एज द फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। तो यहाँ पर कुछ थिंकर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन ऐसे हैं जिनको फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म के रूप में जाना जाता है? तो जोहान गैटफ्राइड हर्डर को जो है तो फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म के रूप में जाना जाता है। तो जोहान गैटफ्रेड हर्डर जो हैं इनको जो है तो माना जाता है कि ये आइडियोलॉजी और प्रैक्टिस को प्रपोर्ट किया या उसको प्रोपोगेट किए हैं उस कॉन्सेप्ट को कि कल्चरल हेजेमनी क्या होता है, कल्चरल नेशनलिज्म क्या होता है, उसको उन्होंने प्रमोट किया था। ठीक ना। उनका मानना था कि जो नेशंस होता है वो एक ऑर्गेनिक ग्रुप की तरह होता है और उसकी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है, डिस्टिंक्ट कल्चर होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो जो फादर ऑफ कल्चरल हेजेमनी है वो कहे जाते हैं जॉन गाटफ्रेड हैडर को माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ अरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है उनको फाइंड आउट करना है। पहला है police should be large enough to guarantee self sufficiency and small enough to ensure good गवर्नमेंट। यानी कि जो अरिस्टोटल है उनका मानना था कि जो पोलिस होता है, सिटी ये नगर राज्य होता है, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जो उसकी स्वयं की आवश्यकताएं हैं उसको वह पूरा कर सके। साथ ही साथ वो इतना छोटा भी होना चाहिए कि ताकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो गुड अच्छे तरीके से वहाँ की गुड गवर्नेंस इंश्योर हो सके। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो आपका है वो करेक्ट है टोटल के थॉट के अनुसार। सेकंड स्टेटमेंट है द पोलिस वाज नेचुरल एंड प्रायर टू इंडिविजुअल नॉट क्रोनोलॉजिकली बट टेलोलॉजिकल। तो अरिस्टोटल्स का मानना था कि जो नगर राज्य होता है वो इंडिविजुअल से पहले आया है। अगर हम लोग क्रोनोलॉजी रूप में देखेंगे तो इंडिविजुअल पहले आया है, पोलिस नगर राज्य बाद में आया है। लेकिन क्या मानना है, अगर हम क्रोनोलॉजी के रूप में न देखें, टेलोलॉजिकल रूप में देखें, तो नगर राज्य जो है तो इंडिविजुअल से पहले
बना है और वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक। तो ये भी स्टेटमेंट एरिस्टोटल्स के थॉट के अनुसार करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है पुलिस इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। तो नगर राज्य को या पुलिस को एरिस्टोटल जो है तो हाईएस्ट एसोसिएशन मानते हैं। उनका मानना है कि जो स्मॉलेस्ट एसोसिएशन होता है वो इंडिविजुअल होता है, उसके बाद फैमिली होती है, फिर विलेज होता है, और सबसे जो हाईएस्ट एसोसिएशन होता है वो स्टेट, सिटी या पुलिस पुलिस होता है, ठीक। फिर डी स्टेटमेंट है फोर्थ नंबर, पुलिस इज मैन लिट रिट लार्ज। तो ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल के थॉट के अनुसार फोर्थ नंबर स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी ए बी सी जो है तो एरिस्टोटल के थॉट के अनुसार करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ नंबर होगा। तो एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल स्टेट को नेचुरल मानते थे, और साथ ही साथ वो मानते हैं कि जो अथॉरिटी ऑफ स्टेट्स होती है वो मोरल होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेटेड लेबर इंक्लूड। तो कार्ल मार्क्स का एलिनेटेड लेबर्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें कौन कौन से इंक्लूड है, किन किन चीज़ों से लेबर को एलिनिएट किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो उसको एलिनेट किया जाता है प्रोडक्ट से, कि जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है उसके बारे में नहीं मालूम होता है उस लेबर को कि क्या कंप्लीट प्रोडक्ट बन रहा है, बल्कि लेबर जो होता है उसका एक पार्ट मास बनाता है किसी भी प्रोडक्ट का। साथ ही साथ लेबर जो हो तो एलिनिएशन होता है उसका प्रोसेस से, यानी कि जो कंप्लीट प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसका पूरा प्रोसेस क्या है उससे भी वह एलिनेट होता है, उसको भी उसके बारे में भी लेबर्स को पता नहीं होता। एलिनेशन फ्रॉम द स्पेसीज, यानी वो जो मानव को ह्यूमन स्पेसीज है वो क्या बना रहा है उसके बारे में भी उसको नॉलेज नहीं होता, वो ह्यूमन क्या क्रिएटिविटी कर रहा है वो भी लेबर को पता नहीं होता। और साथ ही साथ उसका एलिनेशन होता है नेचर से, यानी जो वर्क कर रहा है उसका नेचर क्या है, किस प्रकार का लाभ हानि हो रहा है उसके बारे में भी लेबर को पता नहीं होता। इन चारों एलिनेशन, चारों टाइप के एलिनेशन की बात कार्ल मार्क्स करते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेटेड लेबर में। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा, यानी ए बी सी डी फोर्थ चारों ऑप्शन जो है तो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कार्ल मार्क्स जो है तो चार टाइप के एलिनेशन की बात करते हैं। एलिनेशन ऑफ द वर्कर फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर, एंड experience during the course of productions of and nature of the species या ह्यूमन existence थे। तो इन चारों से जो है तो एलिनिएट होता है कार्ल मार्क्स के अनुसार कोई भी लेबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर कार्ल मार्क्स की कुछ पुस्तकें दी हुई हैं तो इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं बुक द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मनुस्क्रिप्ट, ठीक, 1944 में। फिर उसके बाद वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते हैं 1948 में। फिर दास कैपिटल लिखते हैं द कैपिटल, और फिर लास्ट में क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। यानी कि आपको जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये इस क्रम में होंगे, यानी डी बी ए सी, डी बी ए सी आपका करेक्ट आंसर है, यानी फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। तो इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखते हैं ये 1844 में लिखते हैं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखते हैं कार्ल मार्क्स। द कैपिटल या दास कैपिटल जिसको कहा जाता है वो 1867 में पब्लिश होती है, और क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम जो है इनकी वो 1875 में पब्लिश होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स द फाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म फॉर्मली वाज द सिटीजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कार्ल मार्क्स जो मार्क्सिज्म के फाउंडर माने जाते हैं वो किस कंट्री के सिटीजन्स थे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द एबव होगा, किसी भी कंट्री के नहीं थे। वो कई कंट्रियों में रहे हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, यूके, ठीक। लेकिन उनकी जो पहले नेशनलिटी थी वो पर्शियन नेशनलिटी थी, लेकिन बाद में वो स्टेट लेस हो जाते हैं, यानी किसी भी राज्य की उनके पास नागरिकता, सिटीजनशिप नहीं रहती, ठीक ना। तो लास्ट में जो है तो मूव कर जाते हैं लंदन में, और बाद में अपनी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो लंदन में ही व्यतीत करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलेक्टिकल मेथड वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द राइटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। तो डायलेक्टिकल मेथड को सबसे पहले किस थिंकर्स ने यूज किया था, तो वो प्लेटो ने यूज किया था, ठीक ना। तो डायलेक्टिकल मेथड को जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था किसकी राइटिंग में देखा जाता है, प्लेटो के राइटिंग में। प्लेटो जो अपना मेथड्स जो देते हैं उसका नाम वो डायलेक्टिकल मेथड देते हैं, और इसको मानते हैं वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थॉट्स के रूप में मानते हैं। डायलेक्टिकल मेथड्स में क्या होता है कि कोई भी एक एजम्पशंस मान लिया जाता है, एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, और उस पर डिबेट्स के माध्यम से उसके ट्रुथ क्या है, उसकी सत्यता क्या है, उसकी जांच की जाती है। तो इसी को डायलेक्टिकल मेथड कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। यहाँ पर असर्शंस रीजंस का आपको क्वेश्चन दिए हैं। असर्शंस आपको पता लगाना है कि क्या असर्शंस और रीजन करेक्ट है क्या, और साथ ही साथ क्या रीजन असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। असर्शंस दिया हुआ है कथन यहाँ पर, द मैकियावेलियन थॉट इंड जस्टिफाई मीन्स, यानी मैकियावेली जो थे इंड्स को यानी जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति में उद्देश्य रखते थे, ना कि उसके जो प्राप्त करने के साधन है उस पर, यानी लक्ष्य उनका इंड को वो जस्टिफाई करते हैं, ठीक ना। तो ये मैकियावेलियन थॉट है, करेक्ट है मैकियावेली के थॉट के अनुसार, ठीक। द की प्रिंसिपल्स की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंस वाज ब्रिंगिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। तो मैकियावेली का मानना था जो प्रिंस की मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो राष्ट्र स्टेट्स की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए, उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो ये दोनों यहाँ पर रीजंस भी आपका करेक्ट है, और रीजंस जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शंस का, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो मैकियावेली जो है तो एंड को जस्टिफाई करते हैं मीन्स के ऊपर, यानी वो फेवर में रहते हैं, जो स्टेट्स को अचीव करना है, लोगों को अचीव करना है, उसको मेन फोकस करना चाहिए। और प्रिंस का जो मेन ड्यूटी होती है, मेन लक्ष्य होना चाहिए वो यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए स्टेट्स को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेटेड दैट द लाइफ ऑफ मैन इज सॉलिटरी पुअर नेस्टी ब्रिटिश एंड शॉर्ट। तो सॉलिटरी पुअर नेस्टी ब्रिटिश और शॉर्ट जो लाइफ के बारे में, लाइफ ऑफ मैन के बारे में बात की जाती है, ये थॉमस हॉब्स के द्वारा बात की जाती है। ये स्टेट ऑफ नेचर में मैंस की लाइफ को डिफाइन करते हुए जो तो थॉमस हॉब्स ये स्टेटमेंट देते हैं। तो थॉमस हॉब्स का मानना है, तो स्टेट ऑफ नेचर होता है उसमें मैंस की जो लाइफ होती है वो सॉलिटरी होती है, पुअर होती है, नेस्टी होती है, ब्रिटिश होती है और शार्ट होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार वो जो प्रिमिटिव या नेचुरल लाइफ की, नेचुरल स्टेट की बात करते हैं, उसमें मानते हैं कि जो ह्यूमन होता है वो वायलेंट होता है और ब्रूटल होता है, इसलिए एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स की स्टैब्लिश करने के वो पक्ष में थे, जो स्ट्रांग हो और इन सबको कंट्रोल कर सके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश थिंक दे आर फ्री ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, हु सेड दिस। यानी ये किसका कहना है कि जो इंग्लिश है वो अपने आप को फ्री मानते हैं, लेकिन वो वास्तव में फ्री तभी होते हैं जब इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का इलेक्शंस होता रहता है उसी वक्त, बाकी समय नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फेमस स्टेटमेंट है जीन जाक रूसो का। तो रूसो का मानना है, रूसो ये कहते हैं कि जो इंग्लिश लोग होते हैं वो अपने आप को फ्री मानते हैं, लेकिन ये उनका मिस्टेकन है, क्योंकि जो वो केवल तभी फ्री होते हैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता रहता है तभी, अदरवाइज वो स्लेव के रूप में हो जाते हैं इलेक्शन जैसे ही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who stated that the placing restriction on the freedom of expression of human being is like robbing of the present and future races। तो इनमें से किसका मानना है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, लोगों के विचार व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता होती है, अगर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो रोबिंग करना है प्रेजेंट और फ्यूचर रेसेस का। तो ये जेएस मिल का स्टेटमेंट है। जेएस मिल जो है तो इंपॉर्टेंस देते हैं किसी भी व्यक्ति के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के। उनका मानना है वो इस बात पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते कि करप्ट या टिरैनिकल गवर्नमेंट्स को कैसे हटाया जाए, सिटीजन्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, बल्कि वो इस पर अधिक फोकस करते हैं कि लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक ना। वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति भी अगर जो पॉपुलर ओपिनियन है उसके खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ अपनी ओपिनियन रखता है, तो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए अपने व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक ना। तो वो कहते हैं कि अगर वन मैन भी कोई बात कहता है वो कंट्रेरी है पब्लिक ओपिनियन से, तो उसकी बातों को भी सुनना चाहिए, या उसकी बातों को, उसको जो है तो फ्रीडम होना चाहिए अपनी बातों को, अपने व्यू को एक्सप्रेस करने की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड। द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा लिखी गई है, ठीक ना। तो एंटोनियो ग्राम्सी जो है तो राइटर हैं द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड द प्री प्रिजन लेटर्स के, ठीक ना। ये 1908 से 1928 के बीच ये लेटर्स लिखे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क इज रिटन बाय। तो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये फेमस बुक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है एनटीए में, यूजीसी नेट में। तो फ्रेंड्स फैनन की बुक है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ठीक ना। तो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, और ये लिखी कब गई थी बुक, या ये भी ईयर भी याद रखिएगा, 1952 में लिखी गई थी, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों,
ये हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पार्ट 4 वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज़ हैं, वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद। थैंक यू।